Hello everyone student, this is Vipin here. Once again welcome to everyone on our channel Learnopedia. ठीक है, जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी जान गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का पार्ट 4 हम कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर लिया, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाइए देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने फेडरलिज्म के डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट को कवर किया था। इसके बाद फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हमने समझा। पार्ट सेकंड जो आपका आया उसमें हमने रूट्स ऑफ फेडरलिज्म मींस कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर को कवर किया। ठीक, पार्ट 3 जो आपके फेडरलिज्म का था उसमें हमने व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री वाला टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में जाना। ठीक, अब इस पार्ट 4 में हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे एंड दीज 2 टॉपिक्स आर, द फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया एंड द सेकंड वन इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो ये पार्ट 4 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीनों पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, जाइए पहले उनको देखिए, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आफ्टर देन आप पार्ट 4 को वॉच करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि इस बार का बोर्ड पेपर कैसा होना है आपके एसएसटी का फुल एनालिसिस मैंने सैंपल पेपर का कर दिया है, जो हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइए सैंपल पेपर के एनालिसिस को देखिए, समझिए कि इस बार का पेपर पैटर्न, पेपर का लेवल कैसा होगा और कितने सेक्शंस, किस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने मार्क्स आने हैं और कैसे क्वेश्चंस होंगे। जाइए उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि इस बार का जो अपकमिंग आपका पेपर है सोशल साइंस का वो कैसा होने वाला है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारे इस वीडियो का फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री फेडरलिज्म के जिस रूट को फॉलो करती है वो कौन सा रूट है? होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर एक ऐसा रूट ऑफ फेडरलिज्म है जिसमें सेंटर गवर्नमेंट आर मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट एंड एवरी एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अनइक्वल पावर। ये मैंने आपको बता दिया था। तो उसी पर्टिकुलर रूट्स को फॉलो करता है हमारा कंट्री। ठीक, उसी पर्टिकुलर फेडरलिज्म के रूट को फॉलो करता है हमारा कंट्री। वो कौन सा रूट है? होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर रूट फेडरलिज्म का जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में मोर पावरफुल होता है और सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास अनइक्वल पावर्स होती हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं, जैसा आपने देखा था जम्मू कश्मीर के पास था आर्टिकल 370 की मदद से, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया गया है। लेकिन आज भी ऐसे कुछ आपके स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 371, आर्टिकल नंबर 371 ए बी सी, ऐसे करके तरह तरह के आर्टिकल से कुछ स्टेट्स को आज भी कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए, स्पेशली आपके 7 सिस्टर स्टेट्स को। ठीक है, तो वो सब तो हमने कवर कर लिया था। एक और चीज आपको बता दें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको एसएससी के किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मेरा सेल्फ कंटेंट मेड नोट्स आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका कॉस्ट वगैरह नहीं है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। ओके, तो देखिए आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है? फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में एक्चुअली में फेडरलिज्म प्रैक्टिस में कैसे आया? तो इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस में आया, इसके पीछे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। यहां पे ये क्या कह रहा है, देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एसेंशियल रोल इन द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन के सक्सेसफुल वर्क होने में सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। किसका है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसा किया जिससे एक लंबे समय से इंडिया में फेडरलिज्म बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है। और वो किसकी मदद से हो रहा है? वो 3 चीजों की मदद से हो रहा है। एंड दीज 3 थिंग्स आर, द फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द सेकंड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी एंड द लास्ट वन इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये 3 मेथड्स की मदद से, इन 3 सिस्टम की मदद से इंडिया में फेडरलिज्म को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है एक लंबे समय से। ठीक, तो चलिए वन बाय वन हम इन तीनों को समझते हैं कि आखिर में ये तीनों है क्या। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है और सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक, तो चलिए इन तीनों चीज को समझते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट को। मैंने आपसे बताया कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ 3 चीजों की मदद से और इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया। ठीक है, तो पहला आपका लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है देखते हैं।
Linguistic states are those states which are based on local language formation of the linguistic state, made the country more united and also make easier the state administrative work. ये कह रहा है लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की या किसी भी पर्टिकुलर रीजन की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी को कहा जाता है लिंग्विस्टिक। ओके, याद रखना, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की या किसी भी पर्टिकुलर लोकल एरियाज की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको कहा जाता है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाने लगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम स्टेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ये पर्टिकुलर चीजें हमारी कंट्री को और भी ज्यादा यूनाइटेड करेंगी और इससे हर एक पर्टिकुलर स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो इजियर होगा। जैसे महाराष्ट्र स्टेट का मराठी होता है, पंजाब स्टेट का पंजाबी होता है, इसके बाद बिहार स्टेट का बिहारी, ऐसे साउथ के आपके स्टेट्स हैं वहां की लैंग्वेज आपकी डिफरेंट होती है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे स्टेट्स का फॉर्मेशन इसीलिए किया गया ताकि कंट्री में कभी भी कंफ्लिक्ट ना हो, कंट्री के स्टेट्स में कंफ्लिक्ट ना हो, उनके बीच में यूनिटी रहे और स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इस पर्टिकुलर सिस्टम से और भी इजियर हो जाएगा। अगर आप सपोज करिए कि पंजाब में हम क्या कहते हैं बिहारी लैंग्वेज कर देते या महाराष्ट्र में कोई और लैंग्वेज कर देते या पूरी की पूरी कंट्री पे हम हिंदी कर देते, तो क्या ये चीजें सही होती? नहीं। इस पर्टिकुलर चीज को लेकर कहीं ना कहीं स्टेट्स के बीच में कंफ्लिक्ट के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करने से सभी स्टेट्स में यूनिटी बनी हुई है, सभी अपने लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पे अपना वर्क कर रहे हैं और इससे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है ना वो और भी इजियर हो गया। ठीक, तो सबसे पहला कौन सा ऐसा स्टेट था जिसका लिंग्विस्टिक बेस पे फॉर्मेशन किया गया? तो आपका आंध्र प्रदेश था। याद रखना, आंध्र प्रदेश आपका फर्स्ट स्टेट था जिसका लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्मेशन किया गया था और वो भी कब? 1953 में आंध्र प्रदेश का सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्मेशन किया गया। ठीक, एक और चीज बता दें आपको, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया और ये एक ऐसा पर्टिकुलर कमीशन था जो जिसकी मदद से बहुत सारे न्यू स्टेट्स बने और बहुत सारे आपके पुराने स्टेट वैनिस्ड हो गए। ठीक, तो याद रखना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का फॉर्मेशन हुआ था 1956 में। ये एक ऐसा पर्टिकुलर कमीशन था जिससे बहुत सारे स्टेट्स का, बहुत सारे न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ और बहुत सारे पुराने स्टेट्स आपके वैनिश भी हो गए। जैसे मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल दे दूं, 2000 में क्या हुआ, आपके यूपी से, आपके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना और बिहार से आपका झारखंड। ठीक है, तो ऐसा ही क्या कहते हैं स्टेट बाय स्टेट्स को क्या कहते हैं डीमार्केट करके बहुत सारे न्यू स्टेट्स को भी फॉर्म किया गया। ठीक, तो वो पर्टिकुलर वर्क करता है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1956 में। ये एक फैक्चुअल चीज थी जो मैंने आपको बता दी, जो आपके एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में या वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो आई होप आपको लिंग्विस्टिक स्टेट समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक में जिसमें हम लैंग्वेज पॉलिसी को कवर करते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा सेकंड टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी। हमने लिंग्विस्टिक स्टेट को बहुत अच्छे से समझा। ठीक, अब हम समझेंगे लैंग्वेज पॉलिसी को। ठीक, तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता ही नहीं है। कई बार मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की है, जब मैं पूछता हूँ किसी स्टूडेंट से या किसी भी पर्सन से कि बताओ हमारी कंट्री के नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो सीधे बोल देते हैं हिंदी। आपको बता दें हमारी कंट्री की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, देयर आर 22 लैंग्वेजेस। हमारे कंट्री में 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है और वो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में, वो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में मेंशन है। शेड्यूल 8 में ये मेंशन है कि हमारे कंट्री में 22 भाषाएं हैं जो कि ऑफिशियल है। ठीक, नेशनल लैंग्वेज कोई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा कंट्री सेकुलर मॉडल पे बेस्ड है। हमारी कंट्री जो है वो सेकुलर मॉडल को अडॉप्ट करती है और अगर सेकुलर मॉडल को अडॉप्ट करती है और इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो किसी एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस देगी या किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देगी, तो क्या ये चीजें आपके सेकुलर के फेवर में होगी कि अगेंस्ट में होगी? ये चीजें सेकुलर के अगेंस्ट होगी। ठीक, तो याद रखना, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डजंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड our country doesn't promote any religion। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 8 हैव, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 है, वो ये बताता है कि हमारी कंट्री में 22 भाषा है। एक और चीज यहां पर याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री किस पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करती है? सेकुलर मॉडल को। ठीक है, कम्युनल मॉडल को नहीं।
जो कंट्रियां कम्युनल मॉडल्स को फॉलो करती हैं वहां पे एक लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है और एक ही लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं। लेकिन हमारी कंट्री सेकुलर मॉडल पे बेस्ड है और सेकुलर मॉडल को फॉलो करती है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेजेस नहीं है। हमारे कंट्री में 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 8। ठीक, एक और चीज बता दें, इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। नियर अबाउट 40 to 42% पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री आर स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेजेस, ये तो क्लियर है। लेकिन 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है। और जो भी हमारे यहाँ पे पेपर्स होते हैं आपके नेशनल लेवल पे, आपके स्टेट लेवल्स पे, या जो भी स्टेट्स के या सेंट्रल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं वो सभी इन्हीं 22 लैंग्वेजेस में होते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था तब केवल 14 लैंग्वेज थे, लेकिन उसके बाद आपके 3 अमेंडमेंट किया गया। 3 अमेंडमेंट आपके हुआ था, अमेंडमेंट नंबर 21, इसके बाद आपका हुआ था अमेंडमेंट नंबर 71 और उसके बाद आपका हुआ था अमेंडमेंट नंबर 92। तो इन 3 अमेंडमेंट की मदद से और आपकी एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस को इसमें ऐड किया गया। टोटल इसके बाद कितनी लैंग्वेजेस ऐड हुई, तो 14 अगर पहले थी तो अब 22 है, तो मतलब आपकी 8 लैंग्वेजेस इन 3 अमेंडमेंट की मदद से ऐड हुई थी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। हमारी पर्टिकुलर कंट्री की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे कंट्री में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में दिया गया है। उनके बारे में, उनके रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बताया गया है कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज है। बोंडो, मैथाली, हिंदी, बंगाली, उड़िया, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज, उर्दू, ठीक है, वैसे 22 भाषाएं हैं आपकी। ठीक, संस्कृत भी है लेकिन संस्कृत बोली नहीं जाती कहीं पर भी, नील है। ठीक, तो याद रखना एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल 8 देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड। सेकंड थिंग, इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री सेकुलर मॉडल को अडॉप्ट करती है, और अगर सेकुलर मॉडल को अडॉप्ट करती है तो इसको सभी रिलीजियस को इक्वली ट्रीट करना होगा। और ऐसे कंडीशन में ये किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर सकती। ठीक, अगर ऐसा होगा तो ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक में और सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को समझते हैं। अब चलिए देखिए, हमने लिंग्विस्टिक स्टेट कवर कर लिया, हमने लैंग्वेज पॉलिसी को भी जान लिया, और हम जानेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन को। यही 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम प्रैक्टिस हो रहा है एक लंबे समय से, और ये तीनों चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, रिस्ट्रक्टिंग, ठीक है, रिस्ट्रक्टिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर स्ट्रॉन्ग इंडियन फेडरेशन। ठीक है, इंडिया में जो पावर्स को डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल, स्टेट और लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में, इसने इंडिया में क्या किया, इंडिया में जब फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हुआ, पावर्स को अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिवाइड कर दिया गया, तो इसने हमारे कंट्री के सिस्टम को और भी ज्यादा यूनिफाई किया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग डिपेंडेंट लार्जली ऑन द पार्टी इन पावर एट द सेंट्रल एंड द स्टेट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा है, ये डिपेंड करता है कि आपके सेंट्रल लेवल पे कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे आपकी किस पार्टी की गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सेम पार्टी की गवर्नमेंट है तब तो उनका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर सेंट्रल लेवल में और स्टेट लेवल में दोनों ही लेवल्स पे आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं उनका रिलेशन उतना अच्छा नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि सेंट्रल में और स्टेट में इस प्रेजेंट टाइम में कौन सी रूलिंग पार्टी है। एक और चीज बता दें, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो केवल अपने सब्जेक्ट पे वर्क करती है, और स्टेट लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वो केवल अपने सब्जेक्ट पे वर्क करती है। इनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि ये एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर करें। ठीक, याद रखिएगा, सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि सेंट्रल लेवल पर और आपके स्टेट लेवल पे कौन सी रूलिंग पार्टी वर्क कर रही है। अगर सेम पार्टी होगी तब तो रिलेशन बहुत अच्छा होगा, और अगर सेम पार्टी नहीं है तब कहीं ना कहीं इनके रिलेशन में थोड़ी बहुत क्या कहते हैं कंफ्लिक्ट या फ्रिक्शन के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक, और सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप का डिवीजन होता है वो 3 टाइप से होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया हो कि इंडिया में फेडरलिज्म एक लंबे समय से किन चीजों की मदद से प्रैक्टिस में आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 चीजें हैं जिसकी मदद से एक लॉन्ग टर्म से इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस में है। एंड दीज 3 थिंग्स आर, फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकंड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी,
फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकंड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी एंड द थर्ड वन इज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो, ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया को कवर करेंगे। तो चलिए देखिए हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये पर्टिकुलर टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई साल मैंने देखा, मैं लास्ट 10 ईयर के पेपर को मैं एनालिसिस कर रहा था, तो नियर अबाउट 4 to 5 इयर्स के पेपर में मैंने देखा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया से क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर द 1992 एंड आफ्टर द 1992। ठीक, 1992 के पहले या 1992 के बाद आपकी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या कंडीशन थी। ठीक, यह पूछता है कि 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74th अमेंडमेंट क्या है, ये किससे रिलेटेड है। मतलब कहने का यही है कि इस टॉपिक से मोस्टली देखा गया कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या था। ठीक, पहले ये जानते हैं, इसके बाद ये जानेंगे कि एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में 1992 में किया क्यों गया था। ठीक, तो पहले देखते हैं, when the power is taken away from the central or state government and given to the local government, this particular system is called decentralization in India। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से पावर कुछ ले ली गई और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे दी गई, तो यही पर्टिकुलर सिस्टम आपका कहलाया डिसेंट्रलाइजेशन। और इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ था? 1992 में। 1992 में दो बड़े चेंजेस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दो बड़ा अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आपका था अमेंडमेंट नंबर 73 और एक आपका था अमेंडमेंट नंबर 74। ये दोनों ही 1992 में हुए थे। और इन दोनों चेंजेस को करने के पीछे यही रीजन था कि लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट थी उसको थोड़ा सा पावर दिया जाए, क्योंकि 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट के होने ना होने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन 1992 के बाद लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में दो बड़े चेंजेस करके, एक आपका अमेंडमेंट 73 और एक आपका अमेंडमेंट 74। अमेंडमेंट 73 आपके पंचायती राज से रिलेटेड था और अमेंडमेंट 74 आपके म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड था। तो ये दोनों ही अमेंडमेंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो मतलब कि पार्ट 5 में कवर करेंगे। ठीक, ओके, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया का मतलब क्या है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स को डिसेंट्रलाइज करके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे दिया गया, तो यही पर्टिकुलर सिस्टम आपका कहलाया है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्यों हुआ था? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इसलिए हुआ था क्योंकि 1992 के पहले लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होना ना होना कोई मतलब नहीं था। क्योंकि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ना तो वहां पे इलेक्शंस रेगुलरली होते थे, ना तो उसके पास कोई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे, ना तो उसके पास पावर थी। और ऐसी कंडीशंस में क्या हो रहा था कि जो लोकल एरियाज के लोग थे उनके प्रॉब्लम्स, उनकी इश्यूज सॉल्व आउट नहीं हो पा रहे थे और लोकल एरियाज का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था। ठीक, एक और चीज, एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे लोकल एरियाज में बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोकल एरियाज के प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट नहीं कर पा रही थी इफेक्टिवली। इसीलिए 1992 में ये दो बड़े चेंजेस किए गए ताकि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दे दिया जाए, कुछ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दे दिए जाए, ताकि वो लोकल एरियाज में रहने वाले लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके और लोकल एरियाज का डेवलपमेंट कर सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब था कि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कुछ पावर्स देना, और पावर्स कौन देगा? सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। और ये क्यों हुआ था मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारी पर्टिकुलर कंट्री एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज एक बड़ी कंट्री है, तो आपके जो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे और जो स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे वो इफेक्टिवली लोकल एरियाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे थे, लोकल एरियाज का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो 1992 में दो बड़े चेंजेस हुए, दो बड़ा अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड टू पंचायती राज एंड एक 74th अमेंडमेंट रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज। ये दो बड़े चेंजेस करके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कुछ पावर्स दे दी गई ताकि वो भी लोकल एरियाज में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट कर सके, उनके इश्यूज, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं कि 1992 के पहले और 1992 के बाद लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या कंडीशन थी। तो चलिए इसको समझते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं बिफोर 1992 के बिफोर और 1992 के आफ्टर लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या कंडीशन थी। तो देखिए,
अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे कि 1992 से पहले लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या कंडीशन थी और 1992 के बाद क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो एक एक चीज को समझेंगे। एक बार आप लोग यहां पे फिर से ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए 1992 से पहले क्या था। 1992 से पहले जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी उसमें रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। ठीक, पहली चीज लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कोई पावर्स भी नहीं थी। तीसरी चीज लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कोई भी सोर्सेज नहीं थे आपके रेवेन्यू के। ये कंडीशन थी आपके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की 1992 से पहले। और 1992 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में दो बड़े चेंजेस किए गए आपके अमेंडमेंट 73 और अमेंडमेंट 74 की मदद से, तो आपके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को ये सारी चीजें मिली जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक और आपको बता दें, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में फॉर्म कब हुई थी? ये इंडिया में फॉर्म हुई थी 1882 में। और किसने फॉर्म किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, इनको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल बॉडी भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और इन्होंने ही आपके कॉलोनियल टाइम में 1882 में लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। ठीक, तो आपने बिफोर तो देख लिया, अब आफ्टर की कंडीशन देखिए। 1992 में दो चेंजेस होने के बाद क्या होगा? सबसे पहले कहा गया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने उन चेंजेस को करने के बाद ये कह दिया कि हर 5 साल बाद अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे आपके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे। दूसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया गया। अभी तक केवल सेंट्रल इलेक्शन कमीशन था, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट करवाता था केवल वही बॉडी थी। लेकिन अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉर्म कर दिया गया 1992 में उस चेंज के बाद, उस अमेंडमेंट के बाद। और यह कह दिया गया कि लोकल लेवल में रेगुलरली इलेक्शन कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी होती है। ठीक, स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया गया और यह कह दिया गया कि अब आपकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोकल लेवल्स में रेगुलरली हर 5 साल बाद इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। इसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को यह भी कह दिया गया कि आप अपनी थोड़ी बहुत पावर और थोड़ा बहुत रेवेन्यू का पैसा लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट से शेयर करेंगे, ताकि वो लोकल एरियाज में डेवलपमेंट कर सके और वहां के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके। ठीक, बोर्ड छोटा था इसलिए 2 पॉइंट्स यहां पे नहीं लिख पाया, उन 2 पॉइंट्स को मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं। चौथा आपका क्या हुआ था कि जितने भी आपके एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितने भी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मींस 1/3 सीट्स वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए क्या कर दी जाएगी? रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, यहां आप लोग देखना, जैसे सपोज करो ये आपका पूरा स्टेट है, तो इस स्टेट में आपके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ओके, सपोज करिए आपका स्टेट है। ठीक, अब इस स्टेट में आपके बहुत सारे क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो टोटल में जितना आपके पर्टिकुलर स्टेट में जितनी भी टोटल लोकल बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, उसमें 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। और उस 1/3 सीट्स पे केवल वुमेन कैंडिडेट्स ही फाइट करेंगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, और 5वां पॉइंट ये बोला गया कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे SC ST कैटेगरीज के लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, या ये मैटर नहीं करता कि पॉपुलेशन, ठीक, पॉपुलेशन अगर कहीं पे ज्यादा है तो वहां पे रिजर्व कर दी जाएगी, अगर कहीं पे नहीं है तो वहां पे भी हो सकती है। ठीक है, डाउट क्रिएट ना हो आपके मन में, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक, तो 5वां क्या कहा गया कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी लोकल बॉडी की SC ST कैटेगरीज के लिए भी रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था और बाद में क्या होगा। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कब फॉर्म हुई थी? 1882 में। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। दैट्स व्हाई लॉर्ड रिपन वाज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992 और आफ्टर 1992। एक बार फिर से, ठीक, क्या था? 1992 के पहले रेगुलरली इलेक्शंस नहीं होते थे। इसके बाद आपके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ना तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू था और नहीं पावर थी। ठीक, लेकिन जब 2 बड़े चेंजेस हुए 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में, तो उसके बाद लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को ये सारी चीजें दे दी गई। पहला, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि हर 5 साल बाद अब रेगुलरली इलेक्शंस होंगे। सेकंड, स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉर्म कर दिया गया और स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि अब रेगुलरली लोकल बॉडी का इलेक्शन कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक, तीसरा, ये कह दिया गया कि शेयर
आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स को और थोड़ा बहुत रेवेन्यू का पैसा लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट से शेयर करेंगे। चौथा, ये कहा गया कि एक स्टेट में जितनी भी आपकी टोटल लोकल लेवल की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मींस लोकल लेवल के सीट्स हैं, उसमें से 1/3 आपके वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए रिजर्व कर दिया गया है और उस पर केवल वुमेन्स ही फाइट कर सकती हैं, कोई अदर कम्युनिटी के ना तो लोग फाइट कर सकते हैं और ना ही आपके मेंस लोग। ठीक। पांचवा, ये कह दिया गया कि स्टेट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें से कुछ पार्टिकुलर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज SC ST कैटेगरीज के लोगों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि क्लास 10 के स्टूडेंट्स को इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ मिले। ओके, मतलब उनको उनके जो भी डाउट्स थे सभी पर्टिकुलर टॉपिक से वो क्लियर हो सके। तो प्लीज शेयर करिए, खूब अच्छे से शेयर करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सके, मेरे वॉच टाइम बढ़ सके। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने इसी चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक बने रहिए और इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट फर्स्ट जल्दी ही आएगा और पार्ट फर्स्ट में हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, अमेंडमेंट नंबर 73 रिलेटेड टू पंचायती राज एंड अमेंडमेंट नंबर 74 रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी। वो दोनों आपके लोकल गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं और दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनके टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने लास्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ बी